गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। हमें मोल कंसेप्ट के बारे में स्टडी करना है। मोल कंसेप्ट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हमें इस चीज़ के बारे में स्टडी करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी निकालनी है इससे रिलेटेड। तो हम बात करते हैं अब मोल कंसेप्ट। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में बेटा हमारे पास हमें जानना होगा एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। ये चीज़ें हमने 10th क्लास में 9th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, तो सबसे बड़ी बात है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हमारे पास सीधा कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर की अगर बात करी जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। A स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर, Z स्टैंड फॉर एटॉमिक मास, X सिंबल ऑफ एटम। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ मोल्स में से हमें A का पता चल गया, Z का पता चल गया, X का पता चल गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ मास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर वैल्यू हमारे पास है। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है। नंबर ऑफ मोल्स की हम बात करें तो गिवन वेट, गिवन एटॉमिक मास अपॉन कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। होता क्या है हमारे पास, गिवन एटॉमिक वेट अपॉन में कैलकुलेटेड एटॉमिक मास। हमें यहाँ तक का पता चल गया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एक बार, वैसे आपको डेफिनेटली पता होगा एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। भाई एटम ऐसी छोटी से छोटी चीज है, अनडिविजिबल थिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर पार्ट्स। बेटा सबसे छोटी से छोटी या सूक्ष्म कण जिसको लास्ट स्टेज डिवाइड करने वाली, जैसे मैं किसी चीज को कस कर दिया, मैंने मानो आप चौक का टुकड़ा है, मैंने उसे कस कर दिया, उसमें से भी जो लास्ट का पार्टिकल बचेगा जो आपको लगेगा कि भाई इसके आगे इसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो हमारे पास किसका रूप होगा, वो हमें एक एटम की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे। अगर बात करी जाए मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर अ ग्रुप ऑफ एटम, more than two atom when combined together then the formation of molecule। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या डिफरेंस है। एटम एक स्मॉलेस्ट थिंग है which can't be divided into other parts, जिसे हम दूसरी और चीजों में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मॉलिक्यूल तो है ही एटमों से मिलकर बनने वाली यूनिट। तो दो या दो से ज्यादा जब एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास एटम भी है, मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ मोल्स। अब हम मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हमें कुछ चीजें निकालनी होती हैं मोल कंसेप्ट में। जैसे अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन का केस अगर हम लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं पहले।
अगर हमें सॉल्यूशन दे दिया जाए कोई, तो पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है जिसमें कंपोजिशन डेफिनेट हो, जिसमें कंपोजिशन डेफिनेट हो। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, मेनली मेड अप बाय टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना हुआ होता है। सॉल्यूट द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट व्हिच इज यूज्ड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। जो ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाए वो सॉल्वेंट, जो स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाए वो सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के आपस में मिलने से सॉल्यूशन बनेगा। मेनली सॉल्यूशन एक्वस और नॉन एक्वस होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन विद वाटर, नॉन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन विदाउट वाटर। अगर हमने सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर शामिल किया है तो हम क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या है? सॉल्यूशन होगा जो हमारा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन सॉल्वेंट हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया गया है, ईथर लिया गया है, बेंजीन लिया गया है, जो भी चीज ली गई है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन के बाद पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ। मेनली सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substance, you can say। भाई जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर non-reacting chemical species or chemical substance, the relative amount of which can be varied up to certain limit। जो relative amount है उनका वो चेंज हो सकता है कुछ लिमिट तक। कई बार सॉल्यूशन बाइनरी भी होते हैं। आप कहोगे कि भाई बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? मैंने बता दिया एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं कहूं कि भाई सॉल्यूशन बाइनरी लेना है, बाइनरी सॉल्यूशन, बेटा बाइनरी सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब है कि जब कोई भी सॉल्यूशन, अब हम कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने शिकंजी बनाई घर पे और शिकंजी में नमक डाला, चीनी भी डाली, पानी भी डाला, नींबू भी डाला, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमने आपस में मिक्सअप कर दी, सॉल्यूशन तो वो बन गया, ठीक है। लेकिन अब बाइनरी सॉल्यूशन वो नहीं हुआ। बाइनरी सॉल्यूशन आप तब कहोगे किसी सॉल्यूशन को जब वो सॉल्यूशन केवल दो कंपोनेंट से ही मिलकर बना हुआ हो, दो से ज्यादा कंपोनेंट उसमें नहीं हो, तो वो सॉल्यूशन आपके लिए बाइनरी सॉल्यूशन हो। द सॉल्यूशन विल बी बाइनरी इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, then you can say the binary solution, otherwise it is not binary, getting or not। तो यहाँ पर जो मेरी बात है, मैं यहाँ बाइनरी से फिर शुरुआत करता हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन which are made up only two type of substance, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं बेटा। पहला पॉइंट है कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में अगर हमें कंसंट्रेशन का पता लगाना हो, मास परसेंटेज का पता लगाना हो, वेट परसेंटेज का पता लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे? मान लो कोई सॉल्यूशन दे दिया और उस सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें मिली हुई हैं, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो हम कहें कि भाई कितना सॉल्यूट की परसेंटेज इसमें मिली हुई है, वो कैसे हम कैलकुलेट करें? तो उसके लिए हमें फॉर्मूले और दो तीन फॉर्मूले हमें जरूरत पड़ेंगे, फिर नॉर्मलिटी, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले बेटा मास परसेंटेज, सबसे पहले मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो मास, मानो जो परसेंटेज जिस भी सब्सटेंस की निकालनी है उसे ऊपर रखना है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट के बाद क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूट के मल्टीप्लाई में करेंगे हम 100 अपॉन में मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन।
हमारे पास मास परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट के बाद क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम किसकी परसेंटेज निकाल देंगे, इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं इसकी, किसी भी सॉल्यूट की परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अगर बात आती है स्ट्रेंथ निकालने की, स्ट्रेंथ से हम कहें स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ का है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं कहूं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, टोटल जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का ग्राम्स में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम इसको स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे, सेम है बेटा फॉर्मूला, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूट अगर हम निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, भाई हमने सॉल्यूट का मास ग्राम में ले लिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि बेटा लीटर में किया था ना, तो हमारे पास यही होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसको क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे स्ट्रेंथ। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी को बेटा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम। मोलरिटी क्या होगी हमारे पास, मोलरिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter of the solution। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसके लिए हमें केवल इक्वेशन अप्लाई करनी है, W2 इंटू में 1000 अपॉन M2 इंटू में वॉल्यूम। W2 स्टैंड फॉर गिवन वेट, ऑफ सॉल्यूट, W2 हो गया, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम है बेटा। तो अब इनसे हमें न्यूमेरिकल निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं दो फॉर्मूले और लिख देता हूं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी। ये मोलरिटी हो गया, मैं मोलरिटी, इनको राइट कर लो, 1 मिनट में राइट करो। आपके पास दो फॉर्मूले और रहते हैं यहाँ पर, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। Molality denoted by small m. It may be defined as
the number of moles of solute, the total number of moles, you can say the total number of moles of solute dissolved in 1000 gram of the solvent. बेटा हमारे पास जब मोलरिटी की डेफिनेशन आई थी तो हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब हमने वॉल्यूम पजेस किया था। अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब हमारे पास मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें गिवन होंगी, ये W1 और ये W2। हम दो चीजों से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे W2 से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे W1 से। रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल m से और स्मॉल m विल बी W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन M2 इंटू W1। W2 और W1 हमें पता चल गया, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये है हमारे पास मोलरिटी। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी, तो बेटा नॉर्मेलिटी में जहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम ले रहे थे, यहां आएगा इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट dissolve in per liter of the solution। नॉर्मलिटी में क्या आएगा, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास बड़ी चीज है कि हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला चाहिएगा हमें, ग्राम इक्विवेलेंट। अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, सॉरी इस EQT से ही रिप्रेजेंट करो इसे, ग्राम इक्विवेलेंट को अगर हमें निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा मोलर मास अपॉन या तो चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन आप कर सकते हो, या बेसिस T और SDT से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन SDT, या फिर टोटल मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन में बेसिस T। तो आप इस चीज को इस तरह से भी यूज कर सकते हो, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास ऑफ ए सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से भी हम कई बार यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सा तरीका है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, मैं जैसे न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। n से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और n निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे W2 1000 अपॉन में M2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। लेकिन M2 की प्लेस पर अब हमें क्या यूज करना है, M2 के प्लेस पर यहाँ यूज करेंगे हम ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन में चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन। जैसे मानो H2SO4 होता, सॉल्यूट हमारे पास H2SO4 होता, तो इसको आप तोड़ लोगे 2H प्लस में SO4 2 माइनस, तो हमारा जो इसका मोलर मास है वो 98 आएगा। अपॉन में कितने से कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस पर कैटायन भी 2 है और एनायन भी 2 है। तो यहाँ से इस तरह से इसे आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे और फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे। मैं एक आधी न्यूमेरिकल
देखता हूँ आप लोग फिर न्यूमेरिकल करोगे। नाइन 9.8 ग्राम of H2SO4 dissolved in 250 centimeter cube of the solution. Find out the molarity and normality of the solution। ठीक है, तो हमें नॉर्मलिटी और मोलरिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, हमारे पास मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है W2 इंटू में 1000 अपॉन में M2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास W2 क्या है 9.8 ग्राम और M2 क्या है बेटा 98। हम H2SO4 के लिए तो कैलकुलेट करेंगे। H2SO4 का कैसे बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर का कितना हो गया 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया हमारे पास 98। अब यहाँ पर है वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 250। तो अब यहाँ से हमें वैल्यू पुट करनी है केवल 9.898 इंटू में 1000 अपॉन 250। तो डेसिमल यहाँ से गया बेटा, ये आ गया आपका 0.4। ये आपकी मोलरिटी आ गई। अगर मैं यहीं से नॉर्मेलिटी निकालने की कहता हूं तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला चेंज हल्का सा होगा, W2 1000 अपॉन V, यहाँ पर आएगा केवल ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था कितना आ जाएगा 98 अपॉन 2। H2SO4 के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि, तो ये हमारे पास आ गया 9.8 अपॉन 49। इसको इससे डिवाइड करेंगे 49,000 अपॉन V। V क्या है हमारे पास 250। तो बेटा इसका डेसिमल हटके यहाँ ये 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास 0.8। N भी लगा दोगे तो भी यूनिट आ जाएगी, वो मोल लीटर इनवर्स है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपको इस तरह से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने हैं। आप करके देखोगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी वो मेरे से पूछ लोगे। पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करना बेटा, मैं आपकी फिर प्रॉब्लम बता दूंगा। जो भी इस तरह के न्यूमेरिकल हो, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। थैंक यू।